recording the lecture. Okay, now in this case we are going to discuss about more logics which can give answer directly. Okay, now again we are having concept of moment of inertia. Moment of inertia, it is I. Okay, ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखनी, जो मैं आज के लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कंसिडर दिस इज सम डिस्क. ये एक डिस्क है. ओके, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. बराबर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. याद रखो, इनर्शिया डिक्रीजेस. इनर्शिया डिक्रीजेस व्हेन मास इज more distributed. When mass is more distributed near axis. जितना ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा. ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही हमारा सिंपल I इक्वल टू एम आर स्क्वायर. क्योंकि जितना ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उतना आर ज्यादा होता है. व्हाट्सएप कॉल करना, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल. यस, जितना ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब आर का वैल्यू बढ़ेगा ना. ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आर का वैल्यू बढ़ेगा. ओके, समझो, मास आपका कांस्टेंट ही है. मास कांस्टेंट है, पर फर्स्ट बॉडी में मास इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड सेकंड बॉडी में मास इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है. समझ रहे आप लोग? यहाँ पे आर स्मॉल आर है, यहाँ पे आर कैपिटल आर है. मास तो दोनों बॉडीज का सेम ही है, मतलब डेंसिटी कम ज्यादा है. ओके, तो इनर्शिया देखिए, दोनों बॉडी का मास सेम है. दोनों बॉडीज का मास सेम है, पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी का मास का? डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. इस वजह से यहाँ पे इनर्शिया अलग अलग होगा. जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. मतलब यहाँ पे इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, कंपेरेटिवली इसका इनर्शिया कम होगा. दोनों का मास तो सेम है, पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. याद रखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब inertia decreases when mass is, and vice versa we have to change that one. Okay, तो और इसमें हम कुछ एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे, देन यू विल गेट इट. ओके, इनर्शिया डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा सेकंड केस में इनर्शिया इंक्रीज भी होगा. यहाँ पे उसने क्या बोला है? नियर द एक्सिस बोला है. यहाँ पे जो टर्म आया है ये स्टेटमेंट अलग है, और ये जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है. I decreases when mass is more distributed near the axis बोल रहा है वो. ओके, समझ रहे आप लोग? मतलब जितना एक्सिस के आजू बाजू में मास होगा उतना इनर्शिया कम हो जाएगा ना. अगर आपका मास एक्सिस के आजू बाजू में ही है तो इनर्शिया का कैसे होगा? इनर्शिया डिक्रीज होगा. और अगर आपका मास एक्सिस के अबाउट बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तब इनर्शिया ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. वही मैं बता रहा हूं, I decreases when mass is more distributed near the axis. इनर्शिया यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे नियर द एक्सिस मास है, एंड यहाँ पे इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि मास यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, बाय द रिलेशन I इक्वल टू एम आर स्क्वायर. मास आपका कांस्टेंट पकड़ लो. जितना डिस्टेंस एक्सिस से ज्यादा दूर तक जाएगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, एंड जितना डिस्टेंस मास का कम होगा उतना इनर्शिया कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. ज्यादा डिस्टेंस तक मास गया, इनर्शिया ज्यादा. कम डिस्टेंस तक अगर मास होगा तो इनर्शिया होगा कंपैरेटिवली कम. ओके, तो इस बेसिस पे क्वेश्चनिंग होता है, ये आप अच्छे से याद रखो. I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर. मास कांस्टेंट पकड़ लो एंड आर पे इनर्शिया डिपेंड करता है. यस,
आर पे इनर्शिया डिपेंड करता है। पार्टिकल्स एक्सिस से जितने दूर जाएंगे उतना इनर्शिया ज्यादा, पार्टिकल्स एक्सिस के जितने नजदीक होंगे उतना इनर्शिया कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये लॉजिक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चनिंग होता है। ओके, वापस मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड ही है। इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चनिंग हुआ है, इसको शॉर्टकट में हमें करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे एक इंक्लाइन सरफेस है, दिस इज सम इंक्लाइन सरफेस। ओके, इस सरफेस का हाइट है h, इसका हाइट कितना है h। ओके, अब देखो ये जो सरफेस है, यहां पे हमने दो बॉडीज रख दी है, एक है स्पीयर रख दिया मैंने यहाँ पे, एंड एक मैंने रख दिया रिंग। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, लॉजिक समझ जाएंगे आप। ये स्पीयर है, ओके, और यही सरफेस पे एक रिंग है, फर्स्ट वाला स्पीयर एंड सेकंड वाला है रिंग। ओके, नाउ अगर हमने इसको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक लगा दिया, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, और जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम यूज करते हैं mgh। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, यहाँ पे दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन वाला काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन वाला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल मोशन की वजह से। ये रिलेशन हमने देखा है। नाउ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास है, ये हमने देखा है, पूरा इक्वेशन ही डिराइव किया है, पर ये हमारा लॉजिक नहीं है, दिस इज नॉट आवर लॉजिक। ओके, मुझे यहाँ पे एक्चुअली दूसरा कंसेप्ट आपको बताना है। इफ यू रिमेंबर, हमने एक रिलेशन देखा था, दिस रिलेशन वॉज अबाउट द वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चनिंग होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, तो वेलोसिटी के रिलेटेड ही होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे लगेगा v इक्वल टू अंडर रूट, हमने इक्वेशन डिराइव किया है 2gh 1 प्लस k, ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k। इक्वेशन हमने डिराइव किया था, मतलब ये जो बॉडी आएगा ना नीचे, स्पीयर रहने दो या फिर रिंग रहने दो, उसका वेलोसिटी डिटेक्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब पहले हम लेते हैं रिंग। ओके, ये जो रिंग दिया है यहाँ पे मैंने शो किया है, देखिए ये रिंग है यहाँ पे। अब समझो रिंग का जो वैल्यू है उसके लिए k का वैल्यू हाईएस्ट है, k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको पता है। ओके, रिंग के लिए k का वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है उसका। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता होगा, I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। ओके, I इक्वल टू एम के स्क्वायर, सो k इक्वल टू अंडर रूट I बाय m। ओके, अब देखो रिंग के केस में अगर रेडियस ऑफ गायरेशन हाईएस्ट है तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हाईएस्ट दिया है तो उसका वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी उसका होगा स्लोएस्ट। हाईएस्ट वेलोसिटी, सॉरी, हाईएस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, स्लोएस्ट वेलोसिटी। रिलेशन देखिए v एंड k, देखिए k का वैल्यू अगर हाईएस्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, k का वैल्यू 1 प्लस k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v ना, k का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो v का वैल्यू कम होगा।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया रिंग का केस, यहाँ पे के का वैल्यू हाईएस्ट है, तो वेलोसिटी कैसे होगा, लोएस्ट होगा, मतलब स्लोएस्ट होगा, एंड मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड, मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड। रिंग को नीचे आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वेलोसिटी सबसे कम है ना, वेलोसिटी सबसे कम है। देखिए इसमें क्वेश्चनिंग कैसे होता है कि वो बोलेगा कि स्पीयर एंड रिंग दोनों नीचे आ रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है, तो फिर कौन पहले नीचे आएगा, कौन बाद में नीचे आएगा, किसको आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, किसको आने के लिए कम टाइम लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चनिंग होता है। तो याद रखो, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन हाईएस्ट होता है उसका वेलोसिटी स्लोएस्ट होता है, एंड जिसका वेलोसिटी स्लो होगा ऑब्वियसली उसको नीचे आने के लिए टाइम कैसे लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, ये हमने रिंग के लिए यहाँ पे डिस्कस किया है, और हमारे पास यहाँ पे स्पीयर भी है। ओके, अब स्पीयर में रेडियस ऑफ गायरेशन है लोवेस्ट। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका टेबल हमने ड्रॉ किया है, एंड अगर आपको याद होगा तो कल का जो शॉर्टकट ट्रिक था हमारा उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन लिखे वाले हैं आपके पास, 1 आया था, कुछ केस में 0.5 आया था, 0.6 आया था, 0.4 आया था, वहां से भी आप रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए स्पीयर के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन लोवेस्ट, विल गो हियर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने कल के ट्रिक में आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, 1 है, एंड स्पीयर, स्पीयर सॉलिड स्पीयर पकड़ते या फिर हॉलो स्पीयर पकड़ो आप। ओके, सॉलिड स्पीयर पकड़ो या फिर हॉलो स्पीयर पकड़ लो, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए है, रिंग के लिए, हमें पता है। ओके, तो इसलिए वही रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे जो लॉजिक बनाया है कि रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हाईएस्ट रहता है ना, मतलब वेलोसिटी स्लोएस्ट होगा रिंग का, एंड उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अब स्पीयर, रिंग एंड स्पीयर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों में स्पीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेरेटिवली लो होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे कैसे होगा, लो होगा। सो रेडियस ऑफ गायरेशन लो है तो वेलोसिटी होगा हाईएस्ट, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं इसलिए हाईएस्ट लोएस्ट बोल रहा हूं। यहाँ पे वेलोसिटी कैसा होगा, हाई होगा, सो कंपेरेटिवली लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसको रीच होने के लिए कम टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे कौन आएगा पहले, यहाँ पे स्पीयर आएगा पहले क्योंकि उसका वेलोसिटी हाईएस्ट है, और कम टाइम में भी स्पीयर आएगा। रिंग, रिंग का वेलोसिटी लोएस्ट है दोनों में, इसलिए रिंग लेट आएगा, उसको आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ये टाइप का क्वेश्चनिंग फ्रीक्वेंटली होता है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला मत यूज करो, बस इतना ट्रिक आप याद रखो, इससे इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके बन जाएंगे। ये फॉर्मूला आप चाहिए तो याद रखो, कुछ अदर केसेस में आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, याद रखो। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी देखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपके पास लिस्ट आउट किए हुए हैं। ओके, और एक टाइप का जेई में क्वेश्चनिंग हुआ है, नीट में भी हो सकता है, अगेन इट इज रिलेटेड विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के रिलेटेड ही है। देखो इसमें हमें क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक सरफेस दिया है इंक्लाइन। ओके, ऐसा एक सरफेस दिया है मुझे इंक्लाइन। ओके, नाउ इसका हाइट है h, ये सब प्रॉब्लम टाइप्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बॉडीज हमने शो किए हैं कि ये बॉडीज नीचे आने वाले हैं,
या फिर अलग अलग टाइप के बॉडीज दिखाई या फिर सेम टाइप के बॉडीज दिखाई। एक स्पीयर दिखा दिया और ये सेकंड स्पीयर है, पर दो जो स्पीयर है ना, ये स्पीयर मुझे बड़ा दिख रहा है, ये स्पीयर कंपेरेटिवली मुझे छोटा दिख रहा है, बराबर है। मतलब बड़ा छोटा स्पीयर है, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो टर्म्स दिए जाते हैं, डिफरेंट मास है, दोनों का मास अलग अलग होगा, एंड डिफरेंट रेडियस जनरली दिया जाता है, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट रेडियस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि दो स्पीयर्स है मेरे पास, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, इसका मास है स्मॉल m, रेडियस है स्मॉल r, इसका मास है कैपिटल M, इसका रेडियस है कैपिटल R। इसका मास एंड रेडियस बड़ा है, इसका मास एंड रेडियस कंपैरेटिवली छोटा है। अगर मैंने दोनों को सेम टाइम पे रिलीज कर दिया तो कौन स्पीयर नीचे पहले पहुंचेगा? दोनों स्पीयर में से कौन सा स्पीयर नीचे पहले पहुंचेगा? ओके, इस तरीके का क्वेश्चनिंग होता है। और हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाते हैं, ज्यादा मास है वो फास्टली आएगा, बराबर है। तो नहीं, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। एक्चुअली मास एंड रेडियस अलग अलग रहने दो दोनों का, इनका वेलोसिटी सेम रहता है, दे आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम रहता है। सो दोनों का वेलोसिटी सेम है तो दे विल टेक सेम टाइम टू रीच ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे आने के लिए दोनों सेम ही टाइम लेंगे। कैसे पॉसिबल है? देखिए, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ओके, अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ गायरेशन, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन h। अब देखिए दोनों का वेलोसिटी q सेम है। नाउ दोनों सेम टाइप के बॉडीज है, मतलब दोनों कौन है? दोनों है स्पीयर। दोनों स्पीयर है मतलब दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा, g कांस्टेंट है, दोनों सेम हाइट पे है। देखिए दोनों कौन से हाइट पे है? सेम ही हाइट पे, मतलब h भी हो गया कांस्टेंट। अब उस हिसाब से दोनों का वेलोसिटी कैसे होगा? सेम होगा, v1 इक्वल टू v2। अब दोनों का वेलोसिटी अगर सेम होगा तो दोनों का आने के लिए सेम टाइमिंग लगेगा। वेलोसिटी यहाँ पे मास एंड रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास एंड रेडियस, दोनों पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी होगा सेम, एंड दोनों का वेलोसिटी अगर सेम होगा तो दे विल टेक सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे रीच करने के लिए दोनों सेम टाइम लेंगे। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चनिंग भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में हुआ है, तो आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, मास रेडियस चेंज होने दो, वेलोसिटी सेम रहता है, सेम टाइम पे दोनों नीचे आएंगे। एंड यहाँ पे जो आपको बताया है, जिसका k ज्यादा होता है उसका वेलोसिटी कम होता है, ये लॉजिक बस आपको यहाँ पे याद रखना। बाकी कुछ भी यहाँ पे आपने नहीं याद रखा तो भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें सब याद यहाँ पे रखना जरूरी है। यस, रीड द क्वेश्चन। This question is asked to the CET. A ballet dancer spins about vertical axis, इस टाइप का क्वेश्चनिंग फ्रीक्वेंटली होता है नीट जेई सीईटी फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में इसको पूछा ही जाता है, लगभग क्वेश्चन रहता ही इस टाइप पे। अब बैलेट डांसर पे ही रहता है हर बार। स्पिन्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस at 1.5 pi radian second. Okay, now
यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इट इज 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड, इट शुड बी रेडियन पर सेकंड विथ आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, आर्म्स आउटस्ट्रेच किए हुए हैं। मतलब देखिए रेडियन पर सेकंड इतना उसने एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया है 1.5 पाई। ओके, अब देखिए ये जो 1.5 पाई हमें एंगुलर वेलोसिटी दिया है रेडियन पर सेकंड, मतलब वो ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा 1 आई विल से 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, विथ आर्म्स आउटस्ट्रेच, आर्म्स कैसे थे, आउटस्ट्रेच्ड थे, ठीक है। विद द आर्म्स फोल्डेड, बाद में उसने आर्म्स फोल्ड किए हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस बाय 25%। इनर्शिया कितने परसेंट से चेंज हुआ है, 25% से उसने इनर्शिया यहाँ पे चेंज हुआ है ऐसा बोला है। तो यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे इनर्शिया I1, यहाँ पे इनर्शिया I2, तो इनर्शिया चेंज हुआ है 25% से। द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना होगा, मतलब यहाँ पे ओमेगा 2 भी होगा एंड ओमेगा 2 के साथ N2 होगा। ये फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे निकालना है, N2 मुझे यहाँ पे निकालना है। ओके, अब देखिए याद रखिए बलेट डांसर अगर वर्ड आया प्रॉब्लम में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यूज करते हैं, L1 इक्वल टू L2। L मतलब क्या होता है, L होता है I ओमेगा, L1 मतलब I1 ओमेगा 1, L2 मतलब I2 ओमेगा 2। ओके, अब देखिए उसने जो टर्म्स यहाँ पे दिए हैं वो टर्म्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 कैसा बोला है उसने, देखिए I2 के बारे में उसने बोला है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो, मैं इसको उसको अच्छे से लिखता हूँ। देखिए with the arms folded the moment of inertia about the same axis of rotation changes by 25%। मतलब I2 कैसा है, जो पहला आपका इनर्शिया था I1 उसके 25% चेंज हुआ है, उसके कितने परसेंटेज में चेंज हुआ है, 25% में चेंज हुआ है I1 के। ओके, मतलब I2 कैसा है, जो आपका I1 था उसमें डिक्रीज होगा कितना, 25% टू दैट ऑफ I1। मतलब I2 कैसा आएगा आपका, I1 माइनस 25%, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 I1। इसको बहुत शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, एज इट इज फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग द टाइम टू सॉल्व इट। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट 1/4। सो ये I2 कैसे आएगा हमारा, 4I1 माइनस I1 मतलब 3I1 डिवाइडेड बाय 4, 3/4 मीन्स इट इज 0.75 I1, 3/4 मीन्स 0.75 I1। सो I2 कितना आया, 0.75 I1 इंटू ओमेगा 2, जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज ओमेगा 2। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है ना, N2 हमें कौन देगा, ओमेगा 2 देगा, मतलब उस हिसाब से मुझे ओमेगा 2 निकालना है। अब देखो I1 गया। ओके, अब देखो मुझे ओमेगा 2 निकालना है, ओमेगा 2 मतलब क्या, ओमेगा 1 मतलब 1.5 पाई, बराबर है, ओमेगा 1 क्या है 1.5 पाई दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 0.75। ओके, कितना आया, डिवाइडेड बाय 0.75। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई। ओमेगा 2 कितना आया, 2 पाई, पर ओमेगा 2 मतलब क्या, 2 पाई N2 ना, ओमेगा 2 मतलब क्या, 2 पाई N2, ये 2 पाई गया, N2 कितना बचेगा, N2 बचेगा सिर्फ 1। ओके, अब देखिए 1 बचा, N2 कितना आएगा हमारा 1, सो N2 आया 1 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक चक्कर लगाता है।
हमारे ऑप्शन देखिए आरपीएम में है, 1 सेकंड में 1 चक्कर, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 60 लगाएगा ना। सो N2 इक्वल टू 60 आरपीएम, N2 इक्वल टू 60 आरपीएम, 60 आरपीएम. You can take the screenshot. So option B is correct. Read the next question. A solid cylinder of mass 2 kg. Your mass is given 2 kg and radius 50 centimeter. Rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. Angle of inclination दिया है 30 degree. Rolls up बोला है उसने. The center of mass of the cylinder has speed. Speed भी दिया है. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be g is given 10. ओके मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके सामने इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक इंक्लाइन सरफेस है एंड इस इंक्लाइन सरफेस का हाइट है h, इंक्लाइनेशन उसने दिया है 30 डिग्री. ओके एंड रोल्स अप मतलब एक बॉडी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड उस बॉडी का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड. ओके नाउ अब देखिए उसने हमें पूछा क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शन में मुझे मीटर यूनिट दिख रहा है. ओके मतलब ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उसने पूछा है. तो इंक्लाइन सरफेस दिया है, वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है, इंक्लाइनेशन भी दिया है, हाइट दिया है. तो इसके रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला देखा है जो जस्ट हमने यूज भी किया है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. नाउ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, r इज द रेडियस, h इज द हाइट. ओके अब देखो यहाँ पे वर्ड आया है सॉलिड सिलेंडर. देखिए हमें रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह जब निकालना होता है ना तो टाइप ऑफ बॉडी हमें पता होना चाहिए. ओके अब ये सॉलिड सिलेंडर जो होता है ना तो उसके केस में रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम निकालने गए तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑलरेडी हमने उसके सब निकाल के रखे हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो कितना आता है, 1/2 आता है. आप टेबल एक बार देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है. एक्चुअली उस टेबल में इसको कैसे लिखा है हमने, this k equal to r by root 2. Yes, this k equal to r by root 2. So k square equal to r square by 2. Okay, उस हिसाब से k square by r square equal to 1/2 आ जाता है. You cross check with the table. टेबल आपको एक बार देखना पड़ेगा. Now just put the values here. v कितना है, 4 है, अंडर रूट 2 10, h मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो हमें सीधे सीधे मिल गया है यहाँ पे 1/2. बस इसको हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज अंडर रूट 20h डिवाइडेड बाय, इट इज 3/2. ये 2 गया ऊपर, मतलब ये हो जाएगा 40h/3. ओके नाउ इसको बस आप सॉल्व कर दो. यहाँ पे इसके सामने 4 है कैलकुलेशन के लिए. इसको अगर आपने सॉल्व किया तो h का वैल्यू आपको मिलेगा कुछ, जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, ये 4 स्क्वायर रूट कर दो, लगभग h विल बी इन द रेंज ऑफ, इसको कैलकुलेट करो 1.2 मीटर. h आएगा 1.2 मीटर. अब देखो उसने हमें h नहीं पूछा है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है ना. ओके अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एंड ये हाइट है. अगर मुझे हाइट मिल गया 1.2 मीटर एंड ये एंगल मुझे पता है, देखिए ये एंगल मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे सीधे साइन 30 डिग्री करूँगा, साइन थीटा लूँगा उसका 1.2
डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इसको मैंने बोल दिया s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैंने बोल दिया s, सो s इक्वल टू क्या आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो इट इज 1.2 डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है 1/2 या फिर 0.5, 1/2 लिख सकते हैं या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं, ये 2 गया ऊपर, सो आएगा 2.4। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आएगा यहाँ पे 2.4। टेक द स्क्रीनशॉट।